आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र और पुस्तक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इस अध्याय से संबंधित आज की इस क्लास में हम अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इन प्रश्नों की दृष्टि से हमारा ये चौथा भाग है। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य के विधानसभा के एक सदस्य के मत के मूल्य का निर्धारण सूत्र क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य वो भाग लेते हैं। तो एक सदस्य के मत का मूल्य वह किस प्रकार से निकल जाता है? तो किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और उसमें 1000 का भाग दिया जाता है। तो उस राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य आ जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों के मूल्य का निर्धारण का सूत्र क्या है? यानी जो सांसद हैं उनका जो मूल्य है वो किस प्रकार से निकाला जाता है? तो सब राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों से प्राप्त मतों की संख्या और प्लस भाग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का उसमें भाग देते हैं, तो संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य आ जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के मंत्रिमंडल का उल्लेख है और इसका गठन है वो क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान विस्तार में है, जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके गठन में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही इसके सदस्य होते हैं, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत में मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय है जो सर्वोच्च निर्णय लेती है। तो अनुच्छेद 352 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया था, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 में उल्लेखित आपातकाल के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 356 में लिखा है कि केंद्र सरकार का यह देखना कर्तव्य है कि विभिन्न राज्यों में सरकार संविधान के अनुसार चल रही है अथवा नहीं। किसी राज्य का राज्यपाल लिखित रूप में यदि लिख कर दे कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 356 का संबंध किसी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से है। तो किसी राज्य में राष्ट्र शासन लगाया जा सकता है यदि राज्यपाल है वो लिखित में इसकी सूचना है वो राष्ट्रपति को देवे। तो भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किन अनुच्छेदों में के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को समय से पूर्व उसकी इच्छा के विरुद्ध किस विधि से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को समय से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वो भी संसद और राज्यों की विधानसभाओं के साथ। किन्हीं दो मामलों का उल्लेख कीजिए जिनमें राज्यसभा है वो लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। यानी ऐसे कौन से दो मामले हैं जिनके अंतर्गत राज्यसभा व लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है, या राज्यसभा को वो शक्ति प्राप्त है लेकिन लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो वो है, पहली है संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय कानून बना सकती है। एक तो इस संबंध में। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, विद्यार्थी अनुच्छेद भी याद रखने हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास कर सकती है। तो ये दो प्रमुख प्रावधान है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है वो वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है न्यायाधीश हैं। यानी भारत सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश सहित। न्यायिक पुनरावलोकन को समझाइए, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है? तो संसद द्वारा बनाए गए कानून पर अपनी वैधता की जांच कर सही या गलत का निर्णय करने की न्यायालय की जो शक्ति है, अर्थात संसद के कानूनों पर पुनर्विचार करने का जो अधिकार है, वो क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए नियमों और कानूनों की वैधता की जांच करने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, उन कानून की न्यायपालिका है वो जांच कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय वो जांच कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को यदि ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून जनहित में नहीं है या सही नहीं है, उनकी नज़र में वो गलत है, अवैध लगता है, तो ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय है वो निरस्त कर सकता है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसको ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। जनहित याचिका को स्पष्ट कीजिए। जनहित याचिका क्या है? तो किसी प्रताड़ित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी एक व्यक्ति या स्वयं से संस्थाओं द्वारा न्यायालय को भेजे गए प्रार्थना पत्र को जब न्यायालय रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर लेता है तो वह जनहित याचिका कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, यदि वो न्यायालय में जाने में सक्षम नहीं है, तो उसकी तरफ से व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी संस्था के द्वारा यदि न्यायालय को कोई प्रार्थना पत्र भेजा जाता है सुनवाई के लिए, और जब न्यायालय है उसको एक रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो वो जनहित याचिका कहलाती है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते समय न्यायालय विभिन्न कानूनी और औपचारिकताओं को छोड़कर मुख्य मुद्दे पर पहुंचता है, और उसकी ये प्रक्रिया है वो न्यायिक सक्रियता कहलाती है। यानी फिजूल की बातों को छोड़ करके जो मुख्य मुद्दा है इसके ऊपर सुनवाई करता है, उसी को न्यायिक सक्रियता भी कहते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया बताइए। तो भारत का निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। किसी भी प्रकार के चुनाव से संबंधित विवाद में निर्वाचन आयोग के निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुमत प्रक्रिया है। भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं बहुदलीय व्यवस्था, अस्पष्ट कार्यक्रम एवं नीति, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव, दल बदल की प्रवृत्ति, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। भारत की दलीय व्यवस्था की एक विशेषता सांप्रदायिक एवं क्षेत्रीय दलों का बाहुल्य है। यानी ये प्रमुख भारत में राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता है। यानी एक दल नहीं है, कई दल हैं, इनकी कोई स्पष्ट नीति और कार्यक्रम नहीं है, कभी भी अपने कार्यक्रम में फेरबदल कर लेते हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो स्थानीय स्तर की पार्टियां हैं, उनका प्रभाव है वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है। दल बदल की प्रवृत्ति, यानी कई पार्टी के जो नेता हैं वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये कई प्रकार की विशेषताएं हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या आशय है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में न मानकर धर्मों के साथ समान व्यवहार तथा संरक्षण प्रदान करता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य की नज़र में सब धर्म समान होते हैं, उसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित करने का अधिकार किसको है? तो अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित करने का अधिकार राज्यसभा को है। भारतीय गणराज्य के लिए समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये संविधान की जो प्रस्तावना में है ये नए शब्द जोड़े गए थे। कौन से शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला प्रश्न है त्रिशंकु संसद से आप क्या समझते हैं? यदि लोकसभा के चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं, यानी किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, अनेक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, जिसे त्रिशंकु संसद कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक ही दल का वर्चस्व रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ। दूसरे शब्दों में, जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न दल आपस में संगठन करे या समझौता करके सरकार बनाते हैं। ऐसी संगठित संसद को त्रिशंकु संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के अलावा संसद के 2 अन्य घटक कौन कौन से हैं?
तो भारतीय संसद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, जिसका नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। संसद के अन्य प्रमुख घटक हैं लोकसभा, जिसको प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। दूसरा घटक है राज्यसभा, जिसको द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। और तीसरा है राष्ट्रपति। तो ये 3 प्रमुख घटक हैं। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। उन 3 सूचियों के नाम में लिखिए। तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 प्रमुख सूचियां हैं। यदि इन तीनों सूची में से कोई विषय छूट गया है तो वह सूची में माना जाता है। तो ये थे आज के प्रमुख अति लघुतात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में जो प्रश्न बताए गए हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।